Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Christy, the Ray of Light. As in the thumbnail, you can see that today we are going to discuss about the comparison of thermal, nuclear, and hydroelectric power plants. And one more terminology has been written over here, that is bulk power generating plants. इसकी बात हम आगे करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। ठीक है ना। देखिए, आपका एक चैप्टर है जो BEE आपका सिलेबस है, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है आपका एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम्स, जिसके अंदर आपके मेथड्स ऑफ पावर जनरेशन की अगर हम बात करें तो आपको 3 पावर प्लांट मेनली पढ़ने हैं। पहला है थर्मल यहाँ पर बेसिकली कोल से रिलेटेड बात की गई है, दूसरा है न्यूक्लियर और तीसरा है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है ना। तो इन तीनों ही पावर प्लांट को हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैनल के ऊपर हर एक पावर प्लांट के 5 से 6 लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना। कंप्लीट डिटेल हम पढ़ चुके हैं, किस तरह से ये पावर प्लांट काम करता है, क्या क्या इनके कंपोनेंट्स हैं, है ना। और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस की हैं। आज हम इन तीनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो एक जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पावर प्लांट्स हैं थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो, आप चाहें तो गैस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। दीज ऑल पावर प्लांट्स आर नोन एज कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। दूसरा, it is also known as non-renewable energy sources, and the last one is these are also known as bulk power generating power plants. तो इन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में आपको क्लियर कर देता हूँ। See, if you want to classify the energy sources, तो दो तरह के मुख्य सोर्सेज हैं, एक तो है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। फिर अगर आप कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, है ना। फिर बल्क पावर जनरेशन प्लांट्स और लेस पावर जनरेशन प्लांट्स आप कह सकते हैं। बल्क का मतलब होता है कि huge amount of power can be generated only with the help of these power plants, that is conventional power plants. अगर आप विंड पावर प्लांट की बात करते हैं, है ना, सोलर की बात करते हैं, टाइडल की बात करते हैं, तो जिस रेशियो में पावर जनरेट होती है कन्वेंशनल से, उतनी पावर नॉन कन्वेंशनल के केस में फिलहाल जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है ना। आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, 4000 मेगावाट के, 5000 मेगावाट के। हालांकि सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट आया है, बट स्टिल जो टर्मिनोलॉजी है बल्क वाली वो कन्वेंशनल के लिए ही ऑथराइज है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ सालों के पेपर को अगर हम एनालाइज करें, ऑल्दो आई हैव टेकन वन सेशन इन विच वी हैव डिस्कस सम पॉइंट्स, बट लुकिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट इज 2015, 17, 18 एंड 20, तो इनके कंपैरिजन को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसको देख लेते हैं अपन। ये 2015 से लेकर के शुरुआत है। 2015 में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ, लिस्ट वेरियस मेथड्स ऑफ बल्क पावर जनरेटिंग स्टेशन। तो आपको लिस्ट आउट करना है केवल इसमें, फिर आपको कंपेयर करना है रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, राइट। फिर है 17 के अंदर कंपैरिजन पूछा हुआ, डायरेक्ट स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, जो कोल पावर प्लांट है उसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से जाना हुआ है। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको ही थर्मल पावर प्लांट कहते हैं और उनको ही स्टीम बेस्ड पावर प्लांट कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, राइट। ऑल्दो योर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑल्सो थर्मल बेस्ड कह सकते हैं उसको, वो भी स्टीम बेस्ड है एक्चुअली, है ना। पर जो शुरुआत से जो टर्मिनोलॉजी चली आई है वो केवल कॉल के लिए काम लेते हैं, है ना। फिर 18 के अंदर भी आपको वेरियस मेथड्स ऑफ बल्क इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात की गई, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की गई। 2020 में सेम क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। तो कुल मिला के पिछले 4 सालों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एंड दिस क्वेश्चन माइट बी रिपीटेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि 2 साल ऑनलाइन एग्जाम हुए उसमें ये नहीं पूछे गए। इसका जो वेटेज है वो 8 से 10 नंबर का रहेगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं कंपेरिजन करूँ उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम आप अपने जहन में बैठा लीजिए। ठीक है ना। ये बेसिक स्कीम्स है सभी पावर प्लांट की। यहाँ से देखिए, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये एनर्जी क्या क्या हो सकती है? इट कैन बी केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, इट कैन बी न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, इट कैन बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, और भी हो सकती है, लेकिन मैंने केवल और केवल इन 3 प्लांट के रेफरेंस में ये डायग्राम बनाया है। ठीक है ना। फिर ये जो एनर्जी है ये जाती है प्राइम मूवर को। प्राइम मूवर यहाँ पर टर्बाइन हो सकता है ना। कोल के केस में अलग टर्बाइन होगा, जैसे स्टीम टर्बाइन होगा, न्यूक्लियर के केस में भी स्टीम होगा, और हाइड्रो के केस में ये आपका हाइड्रो टर्बाइन हो जाएगा, है ना। This prime mover will convert the energy of different source into mechanical energy. यहाँ पर आपकी मैकेनिकल आउटपुट आ चुका है, and this mechanical energy is converted into electrical energy with the help of alternator
इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये आपका 7वां नंबर चैप्टर है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस जनरेटर, राइट, और यू कैन से एसी जनरेटर, राइट। तो ये जो जनरेटर है ये भी किस तरह का सोर्स है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोल के केस में आप बात करें तो इट वुड बी ए टर्बो जनरेटर, न्यूक्लियर के केस में भी टर्बो रहेगा, पोटेंशियल के केस में आपका ये सेलिएंट पोल जनरेटर हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रो जनरेटर भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किस तरह का एनर्जी सोर्स है उसके हिसाब से प्राइम मूवर और अल्टरनेटर चेंज होते हैं, राइट। थोड़े बहुत कंपोनेंट में भी चेंज आएगा, ऑब्वियसली डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बेसिक स्कीम की बात करें कोल बेस्ड पावर प्लांट की, तो यहाँ पर स्टीम टर्बाइन और टर्बो जनरेटर, राइट। अगर आप न्यूक्लियर की बात करते हैं तो स्टीम टर्बाइन अगेन टर्बो जनरेटर, हाइड्रो की बात करते हैं तो फिर हाइड्रो टर्बाइन और हाइड्रो जनरेटर आपके काम में आएंगे, राइट। अब हम आते हैं जो हमारा अल्टीमेट एम है कंपैरिजन का। मैं टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स के आधार पर इनका कंपैरिजन बताऊंगा, एंड आई थिंक दीज आर मोर देन सफिशिएंट। वी हैव कंसिडर्ड 7 पॉइंट्स, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पॉइंट जो मुझे लगा सही होने चाहिए वो ये हैं। हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, साइट सिलेक्शन की बात करेंगे, उसके बाद 3 तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है ना। इनिशियल कॉस्ट का मतलब है प्लांट को बनाने के लिए शुरुआत में जो कॉस्ट लगती है ना, वो कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट का मतलब है जो फ्यूल कॉस्ट है जो रोजाना लगती है वो कॉस्ट है। और मेंटेनेंस आप जानते हैं कि किसी प्लांट को ऑपरेट करने के लिए हमको रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी बात करेंगे, है ना। फिर आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी, तीनों ही पावर प्लांट की हम बात करेंगे, एंड फाइनली फील्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे। फील्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि ये प्लांट फील्ड में किस तरह के लोड को फीड करने के लिए काम आता है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेस लोड और पीक लोड का, उसकी चर्चा करेंगे इनके रेफरेंस में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप जानते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने एक टेबल बनाई है, पैरामीटर। आपको भी इस तरह से टेबल बनाएंगे एग्जाम में तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। कोल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप जानती हैं, कोल के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कोल है आपका। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, यूरेनियम आप जानते ही हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के केस में वाटर आपका। ये सबसे पहला सिंपल पॉइंट है, उसको तो याद रखना ही है। अब हम बात करते हैं साइट सिलेक्शन की, है ना। साइट सिलेक्शन का मतलब है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट हम कहाँ लगाएं, कौन सी साइट सुटेबल है। ऑल्दो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, बट वन कॉमन पॉइंट जो कि इन सबको अपने आप से अलग करता है वो मैंने लिखा है यहाँ पर। यूजुअली थर्मल पावर प्लांट्स और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आर लोकेटेड नियर कोल माइंस, क्योंकि कोल माइंस नज़दीक होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम लगेगा, ठीक है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ये क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल काम में लेते हैं, और आप जानते हैं इट इज़ वेरी हैजार्डियस टू दी कॉमन पीपल्स, सो इट इज़ यूजुअली लोकेटेड फार फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो लगेगी जो लगेगी, लेकिन सेहत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहाँ हिली एरिया होंगे, वाटरफॉल होगा, वहाँ पर बनाए जाएंगे, डैम को बनाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इनको आपस में अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट के अंदर इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम है ना। न्यूक्लियर की कॉस्ट इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो हाईएस्ट कॉस्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, सिविल वर्क जो इसमें इन्वॉल्व है, उसके अंदर बहुत सारा पैसा इसके अंदर लग जाता है। तो ये इनिशियल कॉस्ट को लेकर के कंपैरिजन है, राइट। आगे चलते हैं। रनिंग कॉस्ट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत कॉस्टली है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट उसकी है। कोल के अंदर इन दोनों के बीच में है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर लोएस्ट है, क्योंकि फ्यूल तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो वाटर है, वो फ्रीली अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। तो सबसे कम कॉस्ट इसकी है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में चाहिए। अगेन हेल्थ इज इन्वॉल्व इन दिस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और जबकि कोल के अंदर इन दोनों के बीच में ये सिस्टम लाई करता है ना। अंतिम पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, आज की लास्ट स्लाइड, है ना। तो देखिए आपको 8-10 मिनट के अंदर पूरा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो सबसे कम एफिशिएंसी कोल बेस्ड पावर प्लांट की होती है, अराउंड 30 से 35% के आसपास, है ना। न्यूक्लियर की 50% के आसपास है, जबकि हाईएस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट अगर हम बात करें बल्क की कैटेगरी में तो आज की तारीख में आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। अराउंड 80 to 85% एफिशिएंसी इसकी होती है ना। अब हम फील्ड एप्लीकेशन की बात करें तो आपके कोल और न्यूक्लियर दोनों ही थर्मल बेस्ड प्लांट हैं और दोनों ही बेस लोड प्लांट है ना। जबकि आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो दोनों ही कैटेगरी में काम आ सकता है, बोथ बेस लोड एंड पीक लोड पावर प्लांट्स, ठीक है ना। सो आई होप
मैंने आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है और एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो चुका है 8 से 10 नंबर का। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।